हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल आपका एमएस क्लासेज में। तो पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हम लोग साइंस का हम लोग दो सब्जेक्ट को लेकर के चलने वाले हैं, साइंस और मैथ का। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स टाइप का बोर्ड रिलेटेड तैयारी करना है, स्कोर रिलेटेड तैयारी करना है, टू दी पॉइंट थ्रोली पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड हमारा वीडियो आ चुका है, आज शुरू हो चुका है। जो हम लोग पिछली वीडियो में बोल चुके थे कि मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला वीडियो हमारा साइंस से स्टार्ट होने वाला है। तो आ चुका है साइंस का पहला चैप्टर, जो थोड़ा कड़वा और टफ भी लगता है, समीकरण से रिलेटेड चैप्टर है। बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, बस बने रहेंगे आप, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम जैसा आपको पता भी होगा, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इन चैप्टर के नाम में ही बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। चैप्टर के नाम से ही चैप्टर का नाम यूं ही नहीं रखा जाता, उसका ना एक निचोड़, एक सारांश होता है चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया एवं उसका समीकरण। तो हम लोग समीकरण पे बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि हम और आप पहले पिछले ही वर्ग में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं हम लोग कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया तभी होगा जब रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए इसमें याद दिलाना पड़ेगा आपको, पिछली कक्षाओं का चैप्टर के बारे में बताना पड़ेगा कि पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कब होगा, जब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को ब्रीफली बताते चलते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं, तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। जनरली हम लोग मोटा मोटी यही पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसे पिछले अवस्था में नहीं लाया जा सके, जो पिछले अवस्था में न लौट सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे दूध का फटना और कोयले का जलना वगैरह वगैरह लिए थे हम लोग। तो उस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे हम पिछली अवस्था में दोबारा लौटा सकते हैं, जैसे बर्फ का जमना। ये सब मोटा मोटे एग्जाम्पल लिए थे, समझे भी थे हम लोग। तो आज हम लोग उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन हटा करके रासायनिक परिवर्तन का एक अध्याय ही बना दिया आपको, और एक पूरा चैप्टर और उस पे इक्वेशन के साथ, संतुलन के साथ पढ़ना है। हम लोग आ रहे हैं सीधे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करते ही हम लोग को रिलेट कर दिया। जैसे पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हम लोग को पढ़ना है तो निजी जिंदगी के साथ रिलेट करके पढ़ना है। तो इसमें भी वही चर्चा कर दिया है कि आपने निजी जिंदगी में देखा होगा, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे होंगे कि क्या क्या घटना घटित हो रही है। बस हम लोग केयर उतना नहीं करते हैं, बट देखते सब हैं, सब समझते हैं कि होता क्या हो क्या रहा है। जैसे हम लोग को ये देखते जरूर होंगे रासायनिक परिवर्तन के कुछ ना एग्जाम्पल जो है, जो रिलेट कर रहा है हम लोग के डेली लाइफ के साथ, ये होता क्या है और इसका परिणाम कैसे कैसे होता है। ये होता तो इंटरनली बात क्या होता है, जब हम लोग देख नहीं पा रहे हैं हो क्यों रहा है, उसी तरह से हम लोग को रिलेट कर रहा है। जैसे गर्मियों में अक्सर देखते होंगे आप कि घर में दूध रखा हुआ फट गया, मतलब दूध खराब हो गया, वो दूध नहीं रहा, वो फट करके खराब हो गया, खट्टा हो गया। और देख रहे होंगे आप, जैसे हम लोग बारिश के टाइम, अभी बरसात है, भी बारिश के टाइम में देख लेंगे बाहर या तो फिर अंदर ही लोहे का गेट होगा, लोहे का कील देख लीजिए, जो बगैर पेंटिंग होगा, खुला हुआ रहेगा और उसका संपर्क डायरेक्ट आर्द्र हवा से होगा। आर्द्र हवा मतलब हवा में जो नमी की मात्रा, जो पानी की कुछ मात्रा होती है, उसके साथ अगर वो संपर्क करेगा तो वो क्या होता है। तो कहना यही है कि दूध का फटना, लोहे का डायरेक्ट आर्द्र हवा के साथ संपर्क में आना, और अंगूर का किण्वन। अंगूर, जैसे कि हम लोग अंगूर का किण्वन डेली लाइफ में हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग घर में ये सब नहीं होता है। ये वहां होता है जहां शराब वगैरह बनाया जाता है, वहां होता है। किण्वन मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंट में उसका अभिक्रिया कराया जाता है, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उसके बाद फिर उससे शराब बनाया जाता है। तो किण्वन जनरली अंगूर का वो शराब की प्रक्रिया है, शराब बनाने की प्रक्रिया, उसमें बगैर ऑक्सीजन के साथ उसका अभिक्रिया कराया जाता है, उससे बनता है। और है हमारे जिंदगी का मेन पार्ट, भोजन का पचना।
तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया में आ रहा है, डेली लाइफ के साथ कोरिलेट किया गया, जोड़ा गया है, इसीलिए बताया जा रहा है ना कि ये इन सब सारे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि होता क्या है, हो क्या रहा है आगे। तो इन सब में हम लोग ने क्या देखा और क्या पाया, देख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, हो क्या रहा है। जनरली हम लोग यही देख रहे हैं कि दूध अगर फट गया, पिछले ही कक्षा वाला रिपीट हो रहा है, दूध अगर फट गया, पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि रासायनिक परिवर्तन तभी होता है जब उसको हम पिछली अवस्था में नहीं ला सकते। दूध था हमारा, फट गया, तो क्या दोबारा दूध तो नहीं बना सकते हम। उसी तरह से था, इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि उसी को तो डिटेल करना ना हमको, उसी लिए तो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। फिर है कि लोहे का कील, ये लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, कोई भी लोहे का कोई भी चीज हो, अगर वो पेंटिंग नहीं हो या खुला चीज हो, वो लोहा हो लेकिन खुला हुआ हो और वो आर्द्र हवा के साथ संपर्क में आएगा, तो जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं जंग लग गया, तो वो जंग लग जाता है। तो जंग लगना और जंग के साथ जो एक लेयर बनता है फेरिक ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का जो लेयर बनता है, वो बन करके जो झड़ता है, वो दोबारा से नहीं लोहा बन सकता आपका, वो वेस्टेड हो गया। उसी तरह से हम लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग पिछले अवस्था में नहीं ला सकते, फिर से उसको लोहा नहीं बना सकते, वो जंग लग के गल के गिर गया, खत्म हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं भोजन का पचना। अब आप चावल खाए हैं, रोटी खाए हैं, वो भोजन ब्रेक हो करके कार्बोहाइड्रेट बना है, अब कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन मिला, विटामिन मिला, आप फिर से उसको जोड़ करके हम लोग भोजन नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है ताकि हम लोग समझ सके कि होता क्या है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में ये एग्जाम्पल के साथ कुछ कुछ बातें शाब्दिक अर्थों में समझाया गया है। शाब्दिक अर्थ भी समझना है, इसका समीकरण के साथ समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर बने रहेंगे, हम लोग सब समझेंगे। इन अभिक्रियाओं को देखे होंगे हम लोग, तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं। जैसे इन अभिक्रियाओं में उतना ऑब्जर्वेशन नहीं आता है, जैसे उसके अलावा भी बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिसमें हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है, मतलब उस चीज को एनालाइज करते हैं। ये भी हम लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। जैसे घर पेंटिंग होती है, घर पोचाड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना पोचाड़ा होना, तो पोचाड़ा के लिए चूना आता है। चूना, उस चूना का मेन फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको क्या कहेंगे, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। अब ये ढेला ढेला टाइप का होता है, ये लाएंगे, ला करके क्या करता है, वो जो पेंटिंग करता है, पुचाड़ा करता है, वो लोग पानी मिलाएगा उसमें, डायरेक्ट क्या करेगा, पानी मिला देगा। अब बड़ा सेफली करना पड़ता है, उस एरिया से लोग को हटा देता है। पानी डालेगा, ये खोलना शुरू करता है, धीरे धीरे ना ये फदकना शुरू करता है, पानी के साथ ये अभिक्रिया करता है, ये फदकना शुरू करेगा। अब ये फदकते हुए क्या करेगा, क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना है, इसको पानी मिला दिए, मतलब बुझा दिए, जनरली हम लोग यही कहेंगे, बुझा दिए। बुझाने के बाद बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस तो दोस्तों ये बनाता क्या है, तो बनाता ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी डाल करके, एक जाहिर सी बात है ढेला है, तो इसको घोलेंगे, घोल बनाएंगे, तभी तो पोचाड़ा करेंगे, तो पानी मिलाएंगे तो घोल बनाएंगे। घोल बनाने में अभिक्रिया किया इससे, तो बनाया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और इसके बाद ये ना कुछ कुछ हीट, मतलब कुछ कुछ ऊर्जा, मतलब उष्मीय ऊर्जा के रूप में ये करता है। कभी गौर कीजिएगा आप, जब ये काम हो जाए तो थोड़ी देर के बाद जाके देखिएगा, कंटेनर को छुइएगा, वो टच कीजिएगा ना, तो उससे वो कंटेनर गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण क्या है,
ये अभिक्रिया किया, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हमारा प्रोडक्ट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हम लोग पोचाड़ा करेंगे। इसका हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि फिर ये पोचाड़ा करने के बाद फिर कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन जाता है, कहाँ से किससे अभिक्रिया करता है, सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे पूरे क्लास में। तो ये हम लोग एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि हम लोग अवस्था में परिवर्तन देखते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि दूध एक हमारा जो तरल अवस्था में था वो खराब हो गया, तब तो अभी तरल अवस्था में है, लेकिन वो पहले वाली अवस्था तो नहीं है। वो दाना दाना छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा टाइप का बिखर गया, फिर पानी अलग हो गया, दूध का टुकड़ा अलग हो गया, तो इस तरह से वो खराब हो गया। तो अवस्था में तो परिवर्तन हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वो अभिक्रिया कहाँ कर रहा है। उस तरह से इसमें भी हुआ, ढेला डाले, पानी मिलाएं, घोल बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होता है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हम लोग जनरली हर जगह नहीं देखेंगे। जैसे ये उजला था, पानी मिलाएं उजला ही रहेगा, उजला रहेगा, लेकिन पानी जितना मिलाएंगे उतना कम उजला रहेगा, जितना कम पानी रहेगा उतना ज्यादा उजला रहेगा। जनरली हम लोग रंग के परिवर्तन में एग्जांपल ले सकते हैं सिल्वर का। जैसे हम लोग सिल्वर देखते हैं, चांदी का कोई भी ज्वेलरी होता है तो उसको देखते होंगे कि हम लोग घरों में देखते होंगे कि जब नया नया आता है तो बहुत शाइनिंग करता है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद ना वो धूमिल पड़ता जाता है। धूमिल पड़ते 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 उस पर ना काला रंग का एक, जिसको बोलते हैं हम लोग मैल बैठ गया। ऐसा नहीं होता है, वो अभिक्रिया किया है, वो वातावरण से अभिक्रिया किया। अभिक्रिया के फलस्वरूप वो एक ऑक्साइड बना लेता है, जो काला कलर का होता है उसके ऊपर वो हो जाता है। सारा अभिक्रिया हम लोग समझेंगे कि आगे क्या, अगर वो चांदी है तो वायुमंडल के किस गैस से अभिक्रिया कर रहा है, उसके बाद वो कौन सा लेयर बना रहा है जो अपने ऊपर काली परत चढ़ा लेता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको ले जाते हैं सोनार के यहाँ, तो फिर साफ करके फिर शाइनिंग करके देता है, उसका लेयर हटा देता है। सब हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल हम लोग अभी इसी पे चर्चा कर रहे हैं, आगे संतुलन आएगा, सारा कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ इस पे चर्चा एग्जाम्पल लेने के लिए कर रहे हैं कि रंग परिवर्तन हम जनरली चांदी में देखते हैं कि चांदी का बहुत नया नया में शाइनिंग मारता है, उसके बाद पुराना होने के बाद तुरंत से वो धूमिल हो जाता है, उस पर काले रंग का लेयर आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते होंगे तापमान में परिवर्तन। जैसे अभी हम बताए हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कभी भी आपको मौका मिलेगा, जैसे पानी डलाएगा तो तुरंत वहां पर नहीं रहना है, क्योंकि ये ना फदकता है। अब फदकेगा तो उसका ना वो गर्म रहता है, चूना जाकर के सटेगा तो आपका आंखों पर पड़ने का डर होता है, इसीलिए इससे साइड होना चाहिए। जैसे देखिए फदकना बंद हो गया तो आप आहिस्ते से जिस कंटेनर में था उसको टच कीजिएगा बाहर से। जनरली हम यकीन बता रहे हैं कि वो आपको गर्म फील जरूर होगा, हम ऐसा प्रैक्टिकली देखें इसीलिए बता रहे हैं, वो गर्म फील होता है। इसीलिए हम लोग एक और तापमान में परिवर्तन आ गए, तापमान में परिवर्तन होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें गैस का उत्सर्जन होगा। मान के चलते हैं हम लोग खुद के लाइफ में सोचिए, खुद के लाइफ में हम लोग अगर ग्लूकोज से एनर्जी मिल रहा है तो ग्लूकोज से एनर्जी प्लस CO2 निकल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही, प्रकाश संश्लेषण में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही, प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। तो इन सब चीजों से हम लोग को पता चलता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, हम लोग जो खाना पच रहा है वो, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इसीलिए इन सब में गैस का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें तो हम लोग अब देखें कि हम लोग अध्याय में कुछ क्रियाकलाप भी दिया हुआ है जो रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड ही है। अब इसे हम लोग करना है, क्रियाकलाप को जरूर करना है, समझना है, वो प्रायोगिक क्रियाकलाप होता है। उन सब चीज़ों के बारे में आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया, बताया गया। आप कुछ क्रियाकलाप इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बहुत ही बारीकी समझना है, और इसका स्ट्रक्चर, इसका फिगर बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। बहुत दफ़ा एग्जाम में आ भी जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो अभिक्रिया बनती है उसका चित्र के अनुसार दर्शाइए, तो आपका चित्र ही बनाना आ जाएगा। तो इसलिए ना बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। जैसे इसमें मेनली आता है मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या मिलता है, या मैग्नीशियम को वायु में जलाने से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या
उस मैग्नीशियम को वायु में जलाने से हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, कैसे जलाना है, क्या करना है, नहीं करना, सब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग का अध्याय में मेन है, हम लोग अध्याय में देखेंगे 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसके बाद उसे हवा में जलाना है। मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ कर लेना जरूरी होता है, इसीलिए जरूरी होता है, हम इससे पहले ही बता चुके हैं मैग्नीशियम। अब आते हैं उसके मेन टॉपिक पे। मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम उसे रगड़ कर साफ कर लेते हैं। रगड़ने के लिए जनरली हम लोग एक श्रेष्ठ कागज आता है, जो लोग देखेंगे पेंटिंग के लिए जो पेंटर लोग रगड़ता है, उससे पहले ग्रिल को, गेट को, जहाँ जहाँ जंग लगी होती है ना, उसे रगड़ता है। उसी तरह से श्रेष्ठ पेपर से ही हम लोग उसको रगड़ के साफ कर लेते हैं। वो साफ इसलिए करते हैं कि वो एक धीरे धीरे गति से ना ऑक्सीजन से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो वो अपने ऊपर ही एक लेयर बना लेता है, जो जलने में कठिनाई आती है उससे। आपका क्वेश्चन भी आगे चल करके आएगा कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले, क्वेश्चन आगे आएगा कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले उसे रगड़कर साफ, ये साफ क्यों कर लेते हैं। तो जनरली आपका 2 लाइन में आंसर होना चाहिए कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे साफ इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत अपने ऊपर जमा लेता है, जो जलने में विरोध पैदा करता है। बस सिंपल बात है। उस लाइन को आप एक अभिक्रिया में प्रस्तुत कर दीजिए, आपका जितना मार्क्स का रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा। आप इसमें कभी इसमें बंक मारिएगा, कभी लिखने में बंक मारिएगा, तो बस डंडी मारना, जहां वो नंबर देने में डंडी मारेगा। तो इसलिए ठोस पढ़ना है। खैर हम लोग देखते हैं, चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहले चित्र पर आगे आगे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चित्र में दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, उसे रगड़ कर साफ कर लिया गया, दर्शाया गया, उसमें सब लिख दीजिएगा। उसे रगड़ कर साफ कर लिए हैं मैग्नीशियम पेपर को, मैग्नीशियम रिबन को श्रेष्ठ पेपर से रगड़ कर साफ कर लिए हैं। इसे बर्नर में फिट कर दिए हैं, चिमटा से रिबन को पकड़े हुए हैं। उसके बाद फिर एक वॉच ग्लास रखते हैं, जैसे हम जलाएंगे इसका राख जो गिरता है नीचे, तो वो क्या है, बस उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसके नीचे वॉच ग्लास रखे हैं। ये सब एक फ्रेम में फिट है, ये बर्नर इस फ्रेम में फिट है। इस पे इसमें ये बर्नर है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये चिमटा है, ये वॉच गिलास है। और इसमें जो जल करके जो सफेद शाइनिंग चमकदार चूर्ण जो गिर रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कैसे क्या हो रहा है वो सब समझिए आप। पहले इन सब चीजों को ना बारी बारी से इन सब चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हो सकता है चित्र के अनुसार दर्शाना हो, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा। आप चित्र के अनुसार दे दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि पढ़ा हुआ है, तभी तो कुछ ना कुछ दिया है ये। आगे आइए, हम लोग देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर लंबा रिबन लिए। इसमें सावधानी थोड़ा बरतना पड़ता है। सावधानी बरतने के लिए आप ग्लव्स लगा लीजिए, चश्मा लगा लीजिए। जनरली वो इसलिए, मैग्नीशियम है, ये रिएक्टिव मटेरियल है ना, ये रिएक्टिव धातु है, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये हो सकता है इसका छटाक जलाने में छींटा पड़े, जो आंख में पड़ जाएगा। आंख में पड़ जाएगा तो आंख खराब होगा, हाथ उसमें लग जाएगा, जल जाएगा हाथ। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सावधानी बरतना है। इसको इस अभिक्रिया से करने से पहले सावधानी, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सावधानी जरूरी होता है। तो इसलिए इसमें भी बताया गया कि सावधानी क्या करना है, ग्लव्स लगा लेना, चश्मा लगा लेना है। वो इसलिए कि जल न जाए, आंख में छींटा न पड़ जाए। अब आइए, 2 सेंटीमीटर लंबा सावधानी से बरतना है, उसके स्प्रिट लैंप में फिट कर देना है। ये चित्र ही सब कुछ बता रहा है। इसको 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में फिट कर देना है। इसको जलाने से पहले साफ कर देना है। उसके बाद इसको स्पिरिट लैंप से जलाना है। स्पिरिट लैंप या बर्नर, दोनों में से कोई भी, स्पिरिट लैंप या बर्नर से जलाना है। जलाने के बाद इसका प्रोडक्ट, जो इसका जलाने के बाद जो इसका जो चूर्ण गिर रहा है, जिसको हम लोग जनरली राख बोलते हैं, इसको जो चूर्ण गिर रहा है ये वॉच ग्लास में है, ये क्या है, तो ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये कैसे बना, ये इसलिए बना कि जब हम आग लगाए हैं मैग्नीशियम रिबन को, तब आग लगने से पहले आग को ऑक्सीजन की जरूरत बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उस तरह से आग को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तभी आग जलेगा। जनरली हम लोग आग बुझाने में भी ये काम करते हैं कि ऑक्सीजन कट कर देते हैं, बस आग बुझ जाएगा।
कोई चीज में भी आग, जैसे सिलेंडर का आग, हम लोग जब सिलेंडर का आग बुझाते हैं तो बड़ा सा भीगा कंबल हो या जूट का भीगा बोरा हो, उसको लपेट देंगे या मोटा कंबल लपेट देंगे। लपेटने से क्या होता है, ऑक्सीजन कट हुआ, ऑक्सीजन कट हुआ, वो आग बुझ गया। उसी तरह से यही होता है, यहाँ भी ये करना, हम लोग ऑक्सीजन ये उसी तरह से यहाँ हो रहा है कि ये आग जो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है। आग को भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को जलाया, और जलाने के बाद मैग्नीशियम भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना देता है, जो हमें वाच गिलास में देखने को मिलता है। तो उसका हम लोग एक समीकरण के टाइप का हम लोग ऐसे जनरली लिखेंगे। अभी ये समीकरण बस इतना ही तक जानना है, आगे हम लोग जानेंगे कि इस समीकरण से होता क्या है, करते क्या है, कैसे क्या करना है इसमें। अभी फिलहाल इतना ही जानिए, आगे इस समीकरण के बारे में और पढ़ना है, तो कुछ नहीं करना है। मैग्नीशियम कह रहा है, मैग्नीशियम लिख देंगे। ऑक्सीजन कह रहा है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है मैग्नीशियम, तो ऑक्सीजन भी लिख देंगे। अब इसमें 2 काहे लिखें, ये भी आएगा मैटर कि इसमें 2 काहे लिखें, इसमें 2 काहे नहीं लिखे, इसमें 2 है, इसमें 2 काहे नहीं है। जाहिर सी बात है सवाल उठता है। तो जनरली हम लोग यही जानते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में पेयर में रहता है, मतलब जब भी रहेगा तो जोड़े में रहेगा, 2 ऑक्सीजन मिल करके ही एक मॉलिक्यूल बनता है। अभी जब तक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, एक एटम जो है, एक परमाणु है, 2 परमाणु मिल करके ही वायुमंडल में रहेगा, अकेला नहीं रह सकता है। मैग्नीशियम अकेला रह लेगा। ये सब आगे समीकरण में पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल जनरली इतना बता रहे हैं। ऑक्सीजन अकेला नहीं रहेगा, इसको चाहिए 2 ठो, तो 2 ठो ऑक्सीजन रहेगा तभी अभिक्रिया होगा। 1 ठो रहेगा तो अपने में ऑक्सीजन मिल करके 2 बन जाएगा, ये अकेला रह भी नहीं करेगा। 1 ऑक्सीजन अगर यहाँ पर हम लिखेंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर लिख देंगे, हम इससे अभिक्रिया कराएंगे, इससे पहले जाकर के इससे मिल जाएगा और ऐसे बना लेगा, और उसके बाद ये आएगा बोलेगा फरियाओ। तो इस तरह से ये लोग रहता है, तो बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बोलना है कि यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ अकेले कैसे हो गया है, ये भी तो सवाल पैदा है कि ठीक है यहाँ तो आप कह रहे थे कि आप फरियाओ, तो अब ये हुआ है कि इसके साथ मिल गया है, क्योंकि ये पकड़ लिया इसको, ये पकड़ में आ गया इसके, तो इसीलिए इसके साथ है। लेकिन आगे पढ़ना है, आगे जानना है कि ये अकेला नहीं है, अभी भी ये 2 ही है, लेकिन कैसे है वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इस रिएक्शन के बारे में, इस क्रियाकलाप के बारे में इतना खाका लिखेंगे। अगर 3 नंबर का आ गया कि मैग्नीशियम रिबन को वायुमंडल में जलाने से क्या होता है, वायुमंडलीय और मैग्नीशियम को जलाने से क्या मिलता है, या मैग्नीशियम से मैग्नीशियम रिबन को वायुमंडल में जलाने से क्या मिलता है, तो उसके बारे में पूरा हमें लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ करेंगे, साफ करने के बाद उसे बर्नर से जलाएंगे, जलाने के बाद उसे सावधानी बरतना है जलाने टाइम में। अब जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो हमें वाच गिलास में मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में प्रतीत होता है। बस सिंपल इतना लिखना है। उसके बाद एक अभिक्रिया दर्शाना है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस इतना ही। आगे आइए थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में, इन दोनों के बारे में। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। जनरली यहाँ देखिएगा, ये बीच में ये तीर के निशान होता है, ये बीच में एक तीर का निशान कहने का मतलब है कि इधर का जो भी क्रियाकलाप हो रहा है वो हो करके इस साइड बन रहा है। इधर जो भी लड़म कटम कुट्टम जो भी हो रहा है, इन सब का होने हवाने के बाद इधर आकर के उसका एक रिजल्ट मिल रहा है। तो इधर जो भी हो रहा है उसको अभिकारक कहते हैं, यानी पहले जो होने वाला है। ये एरो लाइन को ना बीच मान लीजिए, पिलर ब्रिज मान लीजिए, दीवार मान लीजिए। दीवार से पहले जो भी हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जो भी अभिक्रिया हुआ है, तो मैग्नीशियम ये दोनों कहलाएगा अभिकारक। जनरली हम लोग आगे जाकर के बोलेंगे कि अभिकारक में क्या क्या है, कितना कितना है, तो समझ में नहीं आएगा अभिकारक क्या होता है, अभिकारक किसको कहेंगे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये पिलर का इससे बाएं साइड में LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज रहेगा, जो भी तत्व रहेगा, जो भी यौगिक रहेगा, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तीर के निशान के जो भी राइट हैंड साइड में जो भी दाहिने पक्ष में होगा उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं।
आएगा, मानते हैं कोई पूछ कारक किसे कहेंगे, तो कह दीजिएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण के बाएं पक्ष में LHS में जो भी तत्व यौगिक उपस्थित होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो भी दाहिने साइड में RHS में जो भी तत्व यौगिक रहते हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जनरली इसमें इतना हम लोग जान रहे हैं। क्रियाकलाप 1 कंप्लीट हुआ आपका। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अब क्रियाकलाप की तरफ। इससे पिछले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला करके देखा, उसका क्रियाकलाप देखा, उसका शब्दों में अर्थ निकाला, उसका समीकरण निकाला, उसको चित्रों के माध्यम से समझा। अब उसी तरह से एक और क्रियाकलाप है जिंक के साथ। जिंक के साथ 2 अम्ल का अभिक्रिया इसमें बताया जा रहा है। 2 में से कोई एक लीजिए, दोनों लेकर के देखिए, दोनों का परीक्षण कीजिए। अम्ल दोनों वैसे ही है, दोनों हार्ड अम्ल है। एक HCl है, एक H2SO4 है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। बट यहाँ एक कंडीशन लगा लिया है कि दोनों का तनु अम्ल लीजिएगा। तनु कहने का मतलब है कि पतला। एक तनु अम्ल होता है, एक सांद्र अम्ल होता है। तनु अम्ल का मतलब होता है वो घोल में पतला होना चाहिए, ज्यादा सांद्र नहीं होना चाहिए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। मान के चलिए कि चीनी का शरबत हो, चाय हो, चाय जब ज्यादा मीठा हो तो उसमें चीनी जो है ना सांद्र है, और चाय एकदम फीका हो तो मान लीजिए कि उसमें चीनी तनु अम्ल में तनु है। मान के चलते हैं कि चीनी का शरबत लेते हैं हम लोग, चीनी बहुत घोल दिए पानी में और पिएंगे तो बहुत मीठा लगेगा, तो मानेंगे कि हम लोग वो चीनी का सांद्र शरबत है, सांद्र विलयन है। अब उसी चीनी को एकदम थोड़ा सा मात्रा में चीनी मिलाएंगे और पिएंगे तो हल्का हल्का मीठा लगेगा, तो मानेंगे वो क्यों तनु विलयन है, मतलब कम चीनी मिला हुआ। उसी तरह से हम लोग तनु HCl और तनु H2SO4 लेंगे, मतलब कम कम मात्रा में हो उसमें और पानी की मात्रा हो। तो इस कहने का मतलब ये है कि हम लोग इससे भी क्रिया कराएंगे जिंक पर। इसमें कह रहा है चित्रों के माध्यम से हम लोग सबसे बड़ी बात क्रियाकलाप में चित्र को देखेंगे। चित्र से ही सारा इक्वेशन, सारा शब्दों का सारांश निकालेंगे। चित्र में हम लोग देख रहे हैं एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया है। जो क्वेश्चन में कह रहा है एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए, उस फ्लास्क में कुछ दानेदार जिंक रखिए, उस जिंक के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। उसके बाद आप क्या परीक्षण करते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ जैसे ही हम लोग तनु HCl या तनु H2SO4 में जब फ्लास्क के जिंक पर जब डालते हैं तो डालने के बाद हमें क्या प्रतीत होता है, क्या मिलता है। तो जनरली इसमें पहले इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। जैसे जिंक है, जिंक का तनु HCl के साथ अभिक्रिया किया गया तो हम लोग क्या मिलता है, जिंक का HCl के साथ अभिक्रिया हुआ तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये आप बार बार याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुओं पर अम्ल की अभिक्रिया से क्या मिलता है। धातुओं पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो एकदम आंख मूंद के मारना, हाइड्रोजन गैस। धातुओं पर अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ। तो हम लोग जिंक का HCl का अभिक्रिया कराया, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस निकला। ये एरो के निशान का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये गैस है। ये एरो के मतलब ये गैस है और गैस हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो जिंक क्लोराइड हमको एक उत्पाद के रूप में यहाँ मिला, और ठीक उसी तरह से जिंक का H2SO4 के साथ तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया गया तो हमें जिंक सल्फेट मिला, उसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होकर ऊपर जा रहा है। तो इससे हमें ये प्रतीत हो रहा है यहाँ चित्र से भी कि हाइड्रोजन गैस ऊपर हमें ये कांच नली से ऊपर निकलता हुआ प्रतीत होगा। इससे हम हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन गैस बोलते हैं ना, हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगा, तो धातुओं पर अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन गैस इस परत नली के द्वारा निकाल लेंगे। खैर, इसमें 2 क्वेश्चन काउंटर किया गया है। जैसे ही जस्ता का डाला गया है, जस्ता के दानेदार चूर्ण पे तनु HCl और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया जो कराया गया है, तो उसमें 2 क्वेश्चन किया गया। पहला क्वेश्चन किया गया कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दानेदार जस्ता के आसपास कुछ देखा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि उसके बाद ये चक्राकार फ्लास्क को टच करके देखिए। जैसे हम अभी आप चूना वाला आपको एग्जांपल बताए थे कि तापमान में जो परिवर्तन होता है,
तो चूना वाला जो कंटेनर को बोले छू करके देखिएगा तो उसके बाद वो गर्म फील होगा। उसी तरह से इसमें बोला कि फ्लास्क को टच करके देखिएगा आप क्या महसूस करते हैं। इसमें यही बताया गया। तो हम लोग को ये मिलता क्या है रिएक्शन करने के बाद, जब ये प्रयोग क्रियाकलाप करते हैं तो क्रियाकलाप में हमें ये मिलता है कि जस्ते के आसपास ना बुलबुला बुलबुला जैसा दिखता है। तो जस्ते के पास जो बुलबुला है वो बुलबुला नहीं, वो हाइड्रोजन का गैस है। वो हाइड्रोजन गैस का ही बुलबुला है जो पानी जो जस्ते के आसपास दिख रहा है। उसके बाद हम पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्या आपने जस्ते के चूर्ण के आसपास क्या देखा, तो हम कह देंगे कि जस्ते के चूर्ण के आसपास हाइड्रोजन गैस दिखा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आपने फ्लास्क को स्पर्श करके देखिए, आप टच करके देखिए क्या महसूस होता है। तो भी कह रहे हैं कि टच करके देखने के बाद हमें ये महसूस होता है कि ये गर्म हो गया। अब गर्म होने से प्रतीत एक और हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि गर्म होने से हमें ये पता चलता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि अभिक्रिया के प्रकार में हम बताएंगे डिटेल से कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। फिलहाल इसमें ये समझिए कि ऊष्माक्षेपी जिससे ये हीट निकल के आ रहा है, जिससे हमको छूने पे गर्म महसूस करे, वो ऊष्माक्षेपी कहला रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है। वो जो चूने वाला हम अभिक्रिया बताया तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो फिलहाल हम लोग इतना ये क्रियाकलाप दूसरा देख लिए हैं।